अब नेक्स्ट पैथोलॉजिकल इंजरी जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट इज द apoptosis. So apoptosis is a kind of internally programmed cell death, and apoptosis is a type of internally programmed cell death, whereas necrosis is an accidental cell death. This is the major difference between necrosis and apoptosis. So apoptosis is a type of coordinated and internally programmed cell death because the process involves activation of signal transduction pathways and proteases which start and accomplish the procedure of cell death. अपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइमेटिक पाथवेज जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज और प्रोटीएसेस एक्टिवेट होते हैं जो कि अपोप्टोसिस कॉज करते हैं. टर्म को हम सुसाइड प्रोग्राम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड प्रोग्राम because the cells eliminate themselves by the activation of apoptotic mechanism. इसको हम सुसाइड प्रोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो खुद को एलिमिनेट करती हैं by the activation of a certain mechanism. अब हम सीधे चलते हैं मैकेनिज्म. तो इसमें 4 ओवरलैपिंग, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस के बारे में, और ये 4 मेन स्टेजेस से होता है. पहला इसमें आता है सिग्नलिंग, दूसरा आता है कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तीसरा आता है एग्जीक्यूशन, एंड फाइनली रिमूवल ऑफ. चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग से. सेवरल डिफरेंट सिग्नल्स, इसमें बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं अपोप्टोसिस. फॉर एन एग्जाम्पल, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, सम रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन, ग्रैंजाइम, सर्टेन इंजूरियस एजेंट्स. तो ये सारे सिग्नल्स हैं, डिफरेंट सिग्नल्स हैं जो कि अपोप्टोसिस को ट्रिगर करते हैं और एक्टिवेट करते हैं. इसमें नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. इस स्टेज में क्या होता है कि कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि ओरिजिनल डेथ सिग्नल्स को कनेक्ट करते हैं फाइनल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम से. इसमें जो सिग्नल्स होते हैं, जो डेडली सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं, तो या तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, मींस या तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, या फिर वो इनहिबिट और या फिर अबॉर्ट हो जाते हैं. तो इस स्टेज में 2 पाथवेज हैं. पहला, ट्रांसमिशन ऑफ डेथ सिग्नल्स डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म थ्रू सम अडैप्टर प्रोटीन्स. दूसरा पाथवे है रेगुलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी, जो कि कौन करता है, ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स और द प्रोटीन्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ BCL2. इस मैकेनिज्म को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले इनिशिएटर्स ऑफ अपोप्टोसिस, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, जिन पाथवेज की हमने फर्स्ट स्टेज में बात की थी. ये क्या करते हैं, रेगुलेटर ऑफ अपोप्टोसिस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि BCL2 या फिर ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं. ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉज करते हैं, और जब प्रोग्राम सेल डेथ कॉज होती है उसके बाद 2 फिनोमेना आते हैं. पहला FAS रिसेप्टर एक्टिवेशन, दूसरा DNA डैमेज. रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद सेरामाइड रिलीज होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी कॉज करता है और DNA डैमेज कॉज करता है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस होती है, यानी कि सेल डेथ हो जाती है, एंड दैट गेट्स रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. और DNA डैमेज के टाइम पे क्या होता है, एंजाइम P53 रिलीज होता है जो कि फर्दर क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी करता है, DNA डैमेज करता है, एंड अगेन अपोप्टोसिस कॉज करता है, एंड द डेड सेल्स देन आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. इसमें हम अब थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे, विच इज एग्जीक्यूशन. This stage forms the final step in the bringing about the apoptotic process. ये जो स्टेज होती है, ये फाइनल स्टेप होता है to bring about the apoptotic process, which consists of a group of biochemical events resulting from the synthesis or activation of several cytosolic catabolic enzymes. और जो भी morphological changes यानी कि structural changes सेल में अकर होते हैं वो बहुत एविडेंट हो जाते हैं, यानी कि वो अपीयर होने लगते हैं. इस स्टेज में भी 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहला प्रोटीन क्लीवेज, देन कम्स प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, जिसके बाद क्या होता है, DNA का फाइनल ब्रेकडाउन हो जाता है. प्रोसेसेस होते हैं. पहला प्रोटीन क्लीवेज जो कि प्रोटीएसेस और कैस्पेसेस करते हैं, दूसरा इसमें आता है प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, और तीसरा आता है DNA. तो प्रोटीन क्लीवेज बाय अ क्लास ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटीएसेस, फॉर एग्जांपल कैस्पेसेस इज सीन, एंड दिस हैज बीन सीन एक्सपेरिमेंटली दैट द एक्सप्रेशन ऑफ कैस्पेस. पहला इसमें आता है प्रोटीन क्लीवेज. इसमें क्या होता है कि जो कैस्पेस होते हैं अगर वो नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस होने लगते हैं, यानी कि अपीयर होने लगते हैं, तो उस केस में सेल अपोप्टोसिस होती है. सो इट सिग्निफाइज दैट, इसका ये मतलब होता है कि कैस्पेसेस जो है वो हमेशा कंट्रोल्ड अमाउंट में ही रहने चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, सेल सुसाइड कॉज कर देंगे. इसका एक एग्जांपल चलिए देखते हैं.
Activation of endonuclease leads to DNA fragmentation, while alteration seen in the cell volume and shape result from the cleavage of साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स। जब एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, वो एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कट करता है यानी कि डिवाइड करता है, और एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए को पार्ट्स में डिवाइड करता है और या फिर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है। लेकिन जब किसी भी सेल के वॉल्यूम या शेप में हम कोई भी चेंजेस देखते हैं, वो किस वजह से होता है, साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स में जो क्लीवेज होती है उसकी वजह से। इसमें नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग होती है इस स्टेप में, और ये किस वजह से होती है, ट्रांसग्लूटामिनेज एक्टिवेशन की वजह से, जो कि क्या करता है, सॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक और साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को कोवेलेंटली लिंक्ड कंडेंस्ड शेल में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल फर्दर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है अपोप्टोटिक बॉडीज में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो इन्हीं बेस पेयर फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करता है बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट एंडोन्यूक्लिएजेस, और ये हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू देख सकते हैं कि डीएनए की जो है एक डिस्क्रीट एक स्पेसिफिक साइज में वो फ्रेगमेंट उनके हमें अपीयर होते हैं, और वो एंड दे कैन बी सीन एज लैडरिंग ऑफ डीएनए। लैडरिंग यानी कि वो लैडर शेप में शो होते हैं, वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं यानी कि फ्रैगमेंट्स में ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। एंड अपोप्टोसिस में लास्ट एंड फाइनल स्टेज है रिमूवल ऑफ डेड सेल्स। Apoptotic cells and their fragments have marker molecules on their surfaces that facilitate uptake and disposal by adjacent cells or phagocytes। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिमूवल ऑफ डेड सेल्स है वो फेगोसाइट्स के हेल्प से होता है, एंड द प्रोसेस इज सो एफिशिएंट that dead cells disappear without leaving a trace and inflammation is virtually absent। और ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट होता है कि जो डेड सेल्स होती हैं बगैर किसी ट्रेस को छोड़े वो एलिमिनेट हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशन भी नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं हम। अब इसके हम एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन। ये हम किन सेल्स में देख पाते हैं ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन? पहला, न्यूरॉन्स डिप्राइव्ड ऑफ नर्व ग्रोथ फैक्टर, लिम्फोसाइट्स which are not stimulated by antigens or cytokines। तीसरा, cells sensitive to particular hormone but deprived of it, यानी कि जो सेल्स अफेक्ट होती हैं किसी न किसी पर्टिकुलर हार्मोन से पर उसमें वो प्रेजेंस नहीं होता है। इसका दूसरा एग्जांपल है डीएनए डैमेज। सेल्स एक्सपोज टू कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स और रेडिएशन यूजुअली अंडरगो डैमेज इन द डीएनए एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक स्टिमुलाई। जब कोई भी सेल्स दैट आर एक्सपोज टू कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स या फिर रेडिएशन, तो उनका क्या होता है, जब कोई भी सेल्स किसी भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स या फिर रेडिएशन की वजह से क्या होता है, सेल्स का जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज दे आर एक्सपोज टू अ टॉक्सिक स्टिमुलाई। दूसरा, इसमें हम बात करते हैं डीएनए डैमेज के बारे में। इसमें क्या होता है, सेल्स आर एक्सपोज टू कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स और रेडिएशन। इस केस में क्या होता है, जो सेल्स का डीएनए है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू दीज टॉक्सिक स्टिमुलाई। However, if the damage is severe and irreparable, the cell undergoes apoptotic death। अगर ये डैमेज एक सीवियर लेवल पे हो जाता है उस केस में क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है, यानी कि अपोप्टोटिकली जो होती हैं सेल डाई कर जाती हैं। अब हम देखते हैं नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले इसका पहला फीचर है सेल साइज। नेक्रोसिस के केस में सेल साइज जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, यानी कि उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और अपोप्टोसिस के केस में सेल साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि श्रिंक हो जाती है सेल। न्यूक्लियस कैसा अपीयर होता है, इसमें पिक्नोसिस होती है, कैरोरेक्सिस होती है और कैरोलाइसिस, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में बात करी थी। अपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल इनटू न्यूक्लियोसोम साइज्ड फ्रेगमेंट्स, यानी कि जैसे कि हमने बात किया कि सेल का साइज रिड्यूस हो जाता है, वो कैसे होता है कि सेल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस में डिसरप्टेड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और अपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, वो इंटैक्ट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें क्या होता है, जो लिपिड्स का ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। सेल्यूलर कंटेंट्स, इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से सेल्यूलर कंटेंट्स जो होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं, और अपोप्टोसिस के टाइम में इंटैक्ट ही रहते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स, जो कि एट लास्ट अपोप्टोटिक बॉडीज जब फॉर्म हो जाती हैं वो तब रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन की। जो नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, और अपोप्टोसिस में ऐसा कोई फिनोमेना हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं।
फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल की। नेक्रोसिस का जो प्रोसेस है वो एक पैथोलॉजिक प्रोसेस है जिसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, लेकिन अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो फिजियोलॉजिक है, मतलब इसमें सिर्फ अनवांटेड सेल्स जो होती हैं वो रिमूव होती हैं, और समटाइम्स इट मे बी पैथोलॉजिक उस केस एंड समटाइम्स इट मे बी पैथोलॉजिक। और ये कब होता है? जब डीएनए एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो जाता है या कोई ऐसी फॉर्म ऑफ सेल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से सेल अपने फंक्शंस और स्ट्रक्चर को रिवर्स नहीं कर सकती है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैथोलॉजिकल चेंज में जो कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आता है। इसमें and the name of the topic is gangrene. It is a type of tissue necrosis generally coagulative resulting from the ischemic cell injury. Gangrene जो होता है वो ischemic cell injury की वजह से होता है, और it is a type of tissue necrosis which is coagulative, यानी कि जो necrosed tissue होता है उसका जो स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर होता है वो आइडेंटिफाइबल या फिर रिकग्नाइजेबल होता है। ये जो गैंग्रीन है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला आपका ड्राई गैंग्रीन, दूसरा वेट गैंग्रीन एंड तीसरा होता है इसमें गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? इट बिगिंस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू इस्चीमिया। डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब क्या होता है? इट इज द पॉइंट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो इसका डिस्टल पार्ट, मोस्ट डिस्टल पार्ट होगा हमारी फिंगर्स। So this form of gangrene begins in the distal part of the limb due to ischemia. Example, dry gangrene in the toes and feet of an old patient due to arteriosclerosis. इसके अलावा और जो causes हैं dry gangrene के वो है Raynaud's disease, arteriosclerosis के अलावा जो और causes है dry gangrene के वो है Raynaud's disease, trauma and ergot poisoning. A line of separation is formed at the point between the gangrenous part and the viable part. तो जिस भी बॉडी पार्ट में गैंग्रीन अकर होता है उसमें एक लाइन ऑफ सेपरेशन होती है, यानी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, तो ये एक लाइन ऑफ सेपरेशन फॉर्म हो जाती है जो कि डिफरेंशिएट करती है हमारे नेक्रोज्ड टिश्यू को और नेक्रोज्ड टिश्यू को और वायबल पार्ट को। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली देखें तो जो गैंग्रीनस पार्ट होता है वो डार्क ब्लैक श्रंकन यानी कि सिकुड़ा हुआ और ड्राई अपीयर होता है। और अगर मॉर्फोलॉजिकली हम उसको देखें तो इट अपीयर्स एज अ ब्लैक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम हीमोलाइज्ड आरबीसीज व्हिच आर एक्टेड अपॉन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ब्लैक आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है और जो नेक्रोज टिश्यू है वो हमारा ब्लैक अपीयर होता है। इफ द गैंग्रीनस टिश्यू इज नॉट सर्जिकली रिमूव्ड इट इवेंचुअली सेपरेट्स एट द लाइन ऑफ सेपरेशन, जिसको हम डिमार्केशन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी हमारा नेक्रोज टिश्यू है उसको हम सर्जिकली रिमूव ना करें तो उस केस में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है ऑन इट्स ओन एंड इट विल इवेंचुअली फॉल ऑफ। हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा टिश्यू है वो डिस्टॉर्टेड अपीयर होता है। इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज सीन एट द लाइन ऑफ सेपरेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट गैंग्रीन की। जो वेट गैंग्रीन है ये जनरली मॉइस्ट टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के, फॉर एग्जांपल लंग्स, सर्विक्स, बाउल, वल्वा, माउथ एटसेट्रा, ये जो हमारे मॉइस्ट टिश्यूज हमारी बॉडी के उसमें वेट गैंग्रीन अकर होता है। हाई शुगर कंटेंट की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया, जो नेक्रोज्ड एरिया होता है वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और उसको ग्रो कराता है, इसी को हम डायबिटिक फूड कहते हैं। फिर बेड सोर्स, इसमें क्या होता है कि किसी भी लॉन्ग टर्म डिजीज या फिर इंजरी की वजह से जब कोई भी पेशेंट बेड रिडन होता है तो उस केस में बेड सोर्स हो जाते हैं। सो दीज अकर ऑन हील्स, बटक्स एंड सैक्रम इन बेड रिडन पेशेंट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दोस। अब इसमें हम बात करते हैं क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो जो गैंग्रीनस पार्ट होता है वो सॉफ्ट और इनलार्ज, यानी कि वो उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू swelling. It also appears decayed, rotten and dark. और अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें जो टिश्यू होता है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो नेक्रोस टिश्यू है वो आइडेंटिफाइबल या फिर रिकग्नाइजेबल होता है। एंड द गैंग्रीनस पार्ट इज फाउंड टू बी स्टफ्ड विद। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैस गैंग्रीन की। दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडिया। ये एक पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया है और इसको गैस गैंग्रीन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है जब ये हमारे किसी भी कंटामिनेटेड ओपन वुंड में एंटर करता है तो ये एक उसके नेक्रोसिस तो कॉज करता ही है, साथ ही साथ एक फाउल स्मेल यानी कि एक बैड स्मेल भी प्रोड्यूस करता है। तो दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडिया व्हिच इज अ पॉजिटिव अनएरोबिक बैक्टीरिया व्हिच bears the characteristic property of a formation of gas.
तो ये जो क्लोस्ट्रीडिया है ये एंटर करता है थ्रू ओपन कंटामिनेटेड वूंड और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑन कोलोन नॉर्मली कंटेनिंग दिस बैक्टीरिया। जब भी कोलोन का ऑपरेशन होता है उस केस में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है तो ये बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है इट लिबरेट्स सेवरल टॉक्सिन्स दैट कॉज लोकल एडिमा यानी कि स्वेलिंग कॉज करता है और नेक्रोसिस इन द अफेक्टेड एरिया। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस की। तो मैक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो जो नेक्रोस एरिया है उसमें क्रैकलिंग साउंड हम सुन पाते हैं उसको ऑन टचिंग इट, विच इज ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैस बबल्स। किस वजह से होता है कि उस एरिया में गैस बबल्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से एक क्रैकलिंग साउंड हमको सुनाई देती है। दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेन एंड अपीयर्स एडिमेटस एंड स्वॉलन। इस एरिया में जनरली क्या होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है और ये जो एरिया है ये swollen appear होता है। Later the affected tissue turns dark black in color and gives a foul smell। अगर हम histologically देखें, coagulative necrosis along with the liquefaction affects the muscle fibers is observed। बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट यानी एंटर कर जाते हैं साइट में, जिसकी वजह से जो वेन्स और कैपिलरीज उसमें थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉट बनता हुआ दिखता है। हम बात करते हैं कैल्सिफिकेशन के बारे में, जो कि वन ऑफ द पैथोलॉजिकल चेंज है जो कि हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी के टाइम पे देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैल्सिफिकेशन होता क्या है। इट इज द एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी, उसी को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो सेवरल डिजीजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कैल्सिफिकेशन which represents deposit of calcium as well as trace amounts of other minerals जैसे कि मैग्नीशियम एंड आयरन। इन सब का क्या होता है, एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है हमारी बॉडी में। और ये जो कैल्सिफिकेशन है ये दो तरीके का होता है, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। इस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है वो हार्ड अपीयर करता है और नोडुलर अपीयरेंस होता है, यानी कि नोडुलर अपीयरेंस का मतलब ये कि वो अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होती है उसमें। और उसके बाद अगर उसको कट करते हैं तो एक ग्रिटी साउंड हम यूजुअली एक टफ साउंड हम हियर कर पाते हैं। द डिपॉजिट्स इन द नेक्रोस टिश्यू अपीयर ग्रे और व्हाइट इन कलर एंड लाइक अ हनीकॉम्ब। In this condition we don't observe any metabolic imbalance related to calcium। अब डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन दो रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला होता किसमें है, कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यूज, दूसरा कैल्सिफिकेशन इन डीजेनरेटेड टिश्यूज। तो डेड टिश्यूज में कैल्सिफिकेशन किस वजह से होता है, चलिए ये देखते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इज कैशियस नेक्रोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये किस वजह से हो सकता है, कैल्सिफाइड ट्यूबरकुलोसिस लीजन्स की वजह से। लिम्फ नोड, जो कि लिम्फ नोड्स में भी हो सकते हैं और लंग्स में भी हो सकते हैं। देन लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस इन क्रोनिक एब्सेस में गेट कैल्सिफाइड। और कई बार क्या होता है, इन्फार्क्ट्स में भी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। थ्रोम्बाई इन वेन्स में ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लेबोलिट्स। इसमें क्या होता है कि एक राउंडेड कैल्सिफिकेशन यानी एक राउंड फॉर्म में कैल्सिफिकेशन हम किसी भी वेन में ऑब्जर्व करते हैं। हेमाटोमास नियर द बोन्स में ऑल्सो अंडरगो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब देखते हैं कि डीजेनरेटेड टिश्यूज में कैल्सिफिकेशन किस वजह से होता है। डेंस ओल्ड स्कार्स में अंडरगो हाइलीन डीजेनरेशन एंड कैल्सिफिकेशन, यानी जो पुराने स्कार्स या फिर जो भी कभी हमें चोट लगी होती है वो उसमें हाइलीन डीजेनरेशन होते हैं, यानी वो उसका ग्लासी अपीयरेंस हो जाता है और दे में ऑल्सो गेट कैल्सिफाइड। अब एथेरोमास इन एओर्टा एंड कोरोनरी अंडरगो कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज सिस्ट्स प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम में शो कैल्सिफिकेशन ऑफ देयर वॉल्स, जैसे कि एपिडर्मिस में या फिर पाइलर सिस्ट्स अपीयर करते हैं। देन कम सेनाइल डीजेनरेटिव चेंजेस दैट मे बी अकम्पनीड बाय डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इन कॉस्टल कार्टिलेजेस, ट्राकियल और ब्रोंकल कार्टिलेज एंड पीनल ग्लैंड एटसेट्रा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। दिस रिप्रेजेंट्स कैल्शियम डिपॉजिट्स इन हेल्दी टिश्यूज। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, कैल्शियम जो है वो हेल्दी टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगता है। जनरली ये कंडीशन अंडरलाइंग हाइपरकैल्सीमिया, अगर एग्जिस्टिंग इंक्रीज्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है हमारी बॉडी में तो उस केस में मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है, यानी कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो एक्सेसिवली हेल्दी टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगते हैं। और ये जनरली दो कंडीशंस की वजह से हो सकता है। पहला, एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। इसका मतलब ये है कि बोन्स जो हमारी हैं उसमें से एक्सेसिवली फ्री कैल्शियम जो होता है वो रिलीज होने लगता है। दूसरा, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट, या फिर जो गट है वो कैल्शियम एक्सेसिव अमाउंट में अब्सॉर्ब होने लगता है। तो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स ये दो तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन्स एंड प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन में। तीन वजह से होता है। पहला, हाइपरविटामिनोसिस डी,
दूसरा मिल्क एल्कली सिंड्रोम एंड तीसरा हाइपरकैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी। तो चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रोफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो डेड टिश्यूज में डिपॉजिट होता है और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के केस में हेल्दी टिश्यूज में डिपॉजिट होता है। डिस्ट्रोफिक में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नॉर्मल होता है और मेटास्टैटिक में अनबैलेंस्ड होता है। सीरम कैल्शियम लेवल डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल रहता है, लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन किस वजह से हो सकता है? नेक्रोसिस, हेमाटोमास, डेड पैरासाइट्स, ओल्ड स्कार्स, एथरोमास, सिस्ट्स एक्सेट्रा। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हाइपरपैराथायरॉइडिज्म, मिल्क एल्कली सिंड्रोम, हाइपरविटामिनोसिस डी एंड हाइपरकैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी, इन सब रीजंस की वजह से मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कॉज होता है। अब अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, इट इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हाइड्रोक्सी एपेटाइट इन्वॉल्विंग फेजेस ऑफ इनिशिएशन एंड प्रोपिगेशन। ये पैथोजेनेसिस है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन की। देन कम्स द पैथोजेनेसिस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ये किस वजह से होता है? इट इज फेवर्ड बाय रिलेटिवली हाई पीएच एट सर्टेन साइट्स, फॉर एग्जांपल लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक की, विच इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। सो एनी डिस्टर्बेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सोडियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो चलिए अब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है और इसके फंक्शन क्या क्या है? इट इज किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। और ये जो पोटेशियम आयन है ये किस किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ब्लड कोगुलेशन, एंजाइमेटिक एक्शन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के मेंटेनेंस में पोटेशियम आयन्स हेल्प करते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंसेस में कॉज डिसरिथमिया। अगर पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में, तो ये डिसरिथमिया यानी कि डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम कॉज करते हैं। हमारी जो हार्ट बीट है या हार्ट रिदम है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। एंड सडन कार्डियक arrest which leads to death. Imbalance of potassium ions may also lead to sudden cardiac arrest which may ultimately lead to डेथ। और पोटेशियम इम्बैलेंस कार्डियक डिसरिथमिया के अलावा क्या कॉज करता है? इसके अलावा पोटेशियम इम्बैलेंस जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को भी इंटरफेयर करता है। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में अबनॉर्मली लो हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से कम कंसेंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में हो जाता है पोटेशियम का, तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैलीमिया कहते हैं। एंड द रीजंस ड्यू टू विच वी ऑब्जर्व दिस low concentration of potassium is due to reduced dietary intake of potassium or poor potassium absorption, renal diseases, excessive gastrointestinal losses due to vomiting or diarrhea, and infusion of low potassium solution or use of some medications जैसे कि diuretic, steroids and theophylline। अब हाइपोकैलीमिया के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला आता है मैलेज, स्केलेटल मसल वीकनेस, कार्डियक डिसरिथमिया, इसके बारे में भी हमने बात की थी। डिक्रीज रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, पल्स जो होती है वो स्लो हो जाती है, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी आपको ज्यादा, गैसेस डिस्टेंशन हो जाता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, देयर विल बी एक्सेसिव थर्स्ट, बीपी लो हो जाएगा या फिर कुछ केसेस में वॉमिटिंग भी होती है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। हाइपोकैलीमिया हम कैसे ट्रीट करते हैं? इट इज ट्रीटेड विद ईदर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम। तो हाइपोकैलीमिया के कंडीशन में हम जो पोटेशियम है या तो ओरली देंगे या फिर थ्रू आईवी, थ्रू इंट्रावेनस रूट हम पोटेशियम एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद अगर अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन, तो उस कंडीशन को हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं। जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है इसके, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है? इट इंक्लूड्स acute or chronic renal failure, burn, cash injuries, crush injuries, severe infection and conditions in which excess potassium is released into the ECF। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपरकैलीमिया में कार्डियक कंडक्शन डिस्टर्बेंस होता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हार्ट का, उसमें डिस्टर्बेंस आता है। दूसरा इरिटेबिलिटी, देन कम्स अबडोमिनल डिस्टेंशन। हाइपोकैलीमिया कंडीशन में क्या होता है? गैसियस डिस्टेंशन होता है। इसके अलावा नोजिया, डायरिया, ओलिगुरिया विच इज द डिक्रीज्ड यूरिन आउट, और वीकनेस होती है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरकैलीमिया को हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो इट कैन बी ट्रीटेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग पोटेशियम इनटेक इमीडिएटली। सबसे पहले तो हम पोटेशियम इनटेक को डिक्रीज करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कटायन एक्सचेंज रेजिन ईदर ओरली और थ्रू अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। Hemodialysis is indicated on severe elevation
इन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। तो हीमोडायलिसिस वो मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड से हम कोई भी एक्सेसिव आयन जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर इम्प्योरिटी होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हीमोडायलिसिस अगर पोटेशियम इंक्रीज हो गया उस केस में क्या करेगी, पोटेशियम को हमारे ब्लड से रिमूव कर देगी। एंड इमरजेंसी केसेस कैल्शियम इज आल्सो गिवन इंट्रावेनसली। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे इट इज कैल्शियम। ये एक पॉजिटिवली चार्ज बाइवेलेंट आयन है जो कि बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, cell membrane permeability, hormone secretion, growth and ossification of bones and contraction of muscle cells जैसे कि smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscles, इनके contraction में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में abnormally लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कैल्शियम का, उस कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसके क्या होते हैं कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिसफंक्शन विच इज ड्यू टू द अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, रीनल इंसफिशिएंसी, डिक्रीज्ड इनटेक और मैल अब्जॉर्प्शन। यानी कि इस केस में क्या होता है, या तो कैल्शियम का इंटेक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फिर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स में पहला आता है पैरेस्थीसिया, जिसमें नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होगा हमारे टिप्स ऑफ द फिंगर्स में, या कई बार हमारे टोज में भी नमनेस होती है, यानी कि कुछ भी हमको फील नहीं हो पाता है उसमें। अगला है टिटैनी, abdominal cramps, neural excitability, personality changes, convulsions and in rare cases heart failure। अब हम हाइपोकैल्सीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय गिविंग इंट्रावेनस कैल्शियम आयंस। इंट्रावेनसली जो है अगर हम कैल्शियम आयंस एडमिनिस्टर करें तो ये जो कमी है कैल्शियम आयंस की उसको पूरा किया जा सकता है, या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड विटामिन डी इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। अब अगर अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कंडीशन को हम क्या कैल्सिफिकेशन कहते हैं। सो द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर हाइपरकैल्सीमिया इंक्लूड वेरियस ट्यूमर्स और कैंसर्स, थायराइड डिसफंक्शन, ओवरएक्टिव पैराथायराइड, डायूरेटिक थेरेपी एंड एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन डी। अगर हम विटामिन डी को, अगर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है विटामिन डी का, तो उस केस में हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। तो हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैल्सीमिया के बारे में। हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स, यानी कि मसल टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रीनल स्टोन्स में ऑल्सो गेट प्रोड्यूस्ड। देयर विल बी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, इन सम केसेस सीजर्स एंड कोमा। डीप बोन पेन होगा एंड कार्डियक डिसरिथमिया, यानी कि जो हमारी हार्ट की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। इट कैन बी ट्रीटेड बाय कंट्रोलिंग द अंडरलाइंग डिजीज दैट मे इंक्लूड हाइड्रेशन और ड्रग टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल। अगर कोई भी अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया अकर हो रहा है, तो पहले हम उस डिजीज या कंडीशन को ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी बॉडी का कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैल्सीमिया इन्वॉल्व्स फोर्स्ड डायूरेसिस विद नॉर्मल सलाइन एंड फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड जो है वो लूप डायूरेटिक है, अगर हम वो एडमिनिस्टर करते हैं, फोर्स्ड डायूरेसिस कराते हैं, तो जितना ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा उतना ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैल्शियम लोवरिंग ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें आता है थायरोकैल्सिटोनिन, स्टेरॉइड्स एंड लिकामाइसिन। फिर पेशेंट विद हार्ट फेलियर ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी आर रिकमेंडेड फॉर हीमोडायलिसिस। तो हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट्स में अगर कोई भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उस केस में हम जो डॉक्टर्स है वो हीमोडायलिसिस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज मैग्नीशियम। ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज बाइवेलेंट आयन है जो कि 50% इनसॉल्युबल स्टेट में बोन में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होता है। 45% में एज एन इंट्रासेल्युलर कटायन प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर सोल्यूशन में 5% यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। The physiological effects of calcium and magnesium are same, यानी कि जो भी इफेक्ट कैल्शियम की वजह से होते हैं वही सेम इफेक्ट्स मैग्नीशियम की वजह से भी होते हैं। देन हम बात करते हैं कि अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में अब नॉर्मली डिक्रीज हो जाता है, कंडीशन को हम हाइपोमैग्नीशिया कहते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। इसके एटियोलॉजिकल यानी कि कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, मैलअब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, स्टार्वेशन, डायरिया, डायूरेसिस, डिजीज कॉजिंग हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया। अब हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पहला होता है ट्रेमर विच इज अ टाइप ऑफ सीजर। दूसरा इसमें आता है नोजिया और वॉमिटिंग, हाइपर एक्टिव डीप रिफ्लेक्सेस, कंफ्यूजन एंड हाइल्यूसिनेशन, यानी जो भी पेशेंट होता है जिसकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है वो कई बार क्या होता है हाइल्यूसिनेट करने लगता है, कि सिनेरियोज। नेक्स्ट इसमें आता है सीजर्स और मायोक्लोनस जिसको हम मसल स्पाज्म भी कहते हैं। अगला इसमें आता है कार्डियक डिसरिथमिया, जो कि फर्दर इट में ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट।
और ये कंडीशन क्या होता है, हम हाइपोकैल्सीमिया में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इंट्रावेनस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस इज प्रिस्क्राइब्ड। मैग्नीशियम आयन का आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टू ट्रीट सिग्निफिकेंट एंड सिम्प्टोमेटिक हाइपोमैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम सल्फेट इज recommended to treat. Magnesium sulfate is also recommended to treat Torsades de Pointes, which is the specific form of polymorphic ventricular tachycardia, which is increased functioning of the ventricles of our heart, which is also associated with hypomagnesemia. Next, अब हम बात करते हैं कि अगर मैग्नीशियम आयंस का कंसेंट्रेशन abnormally इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरमैग्नीसीमिया कहते हैं। दिस कंडीशन कॉमनली अकर्स इन पेशेंट्स ऑफ क्रोनिक रीनल इंसफिशियंसी, यानी अगर किसी भी पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर और किडनी डिसऑर्डर है तो उस केस में बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि हाइपरमैग्नीसीमिया यानी कि मैग्नीशियम आयन इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में। एंड पेशेंट्स टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कंपाउंड सच एज मैग्नीशियम सिट्रेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स, बहुत सारे एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इन सब कैथार्टिक, ये सब कैथार्टिक्स के एग्जांपल्स हैं। इन कैथार्टिक्स के फॉर्म में अगर कोई भी पेशेंट मैग्नीशियम किसी न किसी फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एडमिनिस्टर कर रहा है, उस केस में हाइपरमैग्नीसीमिया होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लीड्स टू मस्कुलर वीकनेस, सीएनएस डिप्रेशन, ए रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स, there will be an absence of reflexes and cardiac arrhythmia which is also a form of disturbed heart rhythm. Sign and symptoms क्या क्या होते हैं हाइपरमैग्नीशिया के कंडीशन में? सबसे पहला इसमें होता है सेडेशन यानी कि नींद बहुत ज्यादा आने लगती है। दूसरा कंफ्यूजन, देन मसल वीकनेस यानी कि बॉडी फंक्शनिंग जो है, जो हमारे मसल्स हैं उनकी प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती है उस केस में। और उसके अलावा होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, उसका काम जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार लेटते वक्त या बैठते वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोई भी पेशेंट फील करता है। उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कहते हैं। तो हाइपरमैग्नीशिया के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो है हीमोडायलिसिस यानी कि डायलिसिस के थ्रू ब्लड में से एक्सेसिव मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कर दिया जाता है, एज इट कैन नॉर्मलाइज ब्लड मैग्नीशियम लेवल विद इन 4 आवर्स। तो इतने कम ड्यूरेशन में हीमोडायलिसिस जो होता है वो मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी से डिक्रीज कर देता है। कैल्शियम सॉल्ट्स कैन आल्सो बी गिवन बाय अ पेरेंटल रूट और इंट्रावेनस रूट to antagonize the magnesium ions. Intravenous glucose and insulin is also recommended in emergency cases. तो अगर respiratory depression यानी कि respiratory paralysis हो रही है या फिर हार्ट के कंडक्शन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उस केस में ग्लूकोज और इंसुलिन को इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, मैग्नीशियम तो कैल्शियम सॉल्ट्स के अलावा डॉक्टर्स ग्लूकोज और इंसुलिन रेकमेंड करते हैं जो कि इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कराया जाता है इन द पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विच इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स। अगर जिन पेशेंट्स में कार्डियक कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है उस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं ग्लूकोज और इंसुलिन इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करने। तो अदर दैन कैल्शियम सॉल्ट्स डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं इंट्रावेनस ग्लूकोज एंड इंसुलिन इन इमरजेंसी केसेस, यानी उन पेशेंट्स में जो विच आर प्रोन टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है या फिर कार्डियक कंडक्शन जिनका डिफेक्टेड होता है, एज ए प्रमोट मैग्नीशियम बैक इनटू द। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडोसिस के बारे में। तो एसिडोसिस क्या होता है, जब पीएच हमारी बॉडी का 7.35 से बिलो हो जाता है उस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं। इट इज अ कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड व्हिच कॉजेस द बॉडी फ्लूइड पीएच टू बिकम मोर एसिडिक। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी पीएच को क्या करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है। रिड्यूस्ड पीएच मीन्स इंक्रीज इन एसिडिटी। तो जो पीएच स्केल होता है जो कि हमारा रिड्यूस्ड पीएच मींस इंक्रीज इन एसिडिटी, तो पीएच जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। पीएच स्केल के हेल्प से अगर हम देखें तो पीएच स्केल जो होता है उसकी रेंज हमारी 0 to 14 होती है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, 0 पे मोस्ट एसिडिक कंडीशन होती है एंड 14 पे मोस्ट बेसिक कंडीशन होती है, यानी बेसिसिटी या फिर जिसको हम एल्कलिनिटी भी कहते हैं वो सबसे ज्यादा होती है पीएच 14 पे। उसके बाद जो एसिडोसिस होती है वो भी 2 तरीके की होती है, पहला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन विच इंक्रीजेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज हो जाता है। एन इम्बैलेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स एलिमिनेशन थ्रू एल्वियोलर वेंटिलेशन अगर ज्यादा
रिजल्ट। कंडीशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है उसमें इम्बैलेंस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन के थ्रू अकर होता है। अब हम एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। इस कंडीशन में सबसे पहले क्या हुआ, रेस्पिरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि एक इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में, ये जब आयंस में डिफ्यूज होता है तो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है और एक बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म कर देता है। एल्वियोलर वेंटिलेशन हमारी बॉडी में हम बात करते हैं कि किस वजह से डिक्रीज होता है। प्री डिप्रेशन की वजह से यानी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकेशन जिनकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है वो है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। चेस्ट वॉल इंजरी जिसका एग्जांपल है, चेस्ट वॉल इंजरी की वजह से होता है। उसके अलावा पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जिसका एग्जांपल है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक हो रहा है तो उस केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर होती है। उसके अलावा इसके एग्जांपल्स हैं सीओपीडी एंड पल्मोनरी एडिमा यानी कि पार्शियल स्वेलिंग आ जाती है हमारे लंग्स में, उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिडोसिस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड लॉस ऑफ बेसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड कंडीशन में क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ bases. The excessive acid formed within the cells reach the extracellular fluid where it consumes bicarbonate buffers. तो जब excessive amount में acid form होता है तो ये ECF में पहुंचता है, जिसके बाद ये bicarbonate ions जो होते हैं उनको consume करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेस लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। तो अगर इस बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इस कंडीशन को समझे तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन इंक्रीज था हमारी बॉडी में और बाइकार्बोनेट आयन को, फिर ये एसिड क्या करता है बाइकार्बोनेट आयन को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, जिसका भी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं, जो कि फर्दर क्या करता है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम जिस फिनोमेना के बारे में बात करेंगे दैट इज एल्कलोसिस। सो pH which is above 7.45 is called as alkalosis. It is a condition involving accumulation of base which causes the body fluid pH to become less acidic as compared to the normal pH of 7.4. इस कंडीशन में क्या होता है, बेस जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो pH है वो लेस एसिडिक हो जाता है। इंक्रीज्ड pH मींस डिक्रीज इन एसिडिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको pH स्केल के थ्रू समझाया। न्यूट्रल pH यानी कि 7 से जब इंक्रीज हो जाता है pH तो उस केस में क्या होता है एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। एल्कलोसिस जो होती है वो दो तरीके की होती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन PCO2 ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इट इज कॉमन इन डिजीज्ड पेशेंट्स एंड जनरली ऑब्जर्व्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, शॉक एंड रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। द बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि रिप्रेजेंट करती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सबसे पहले क्या हुआ, इसमें रेस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, जो कि क्या करेगा, कार्बन जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, जिसका डिक्रीज लेवल ही होगा। उसके बाद ये जब डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और जिसके साथ ये फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है। इट इज अ रेयर मेटाबॉलिक कंडीशन, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये किस वजह से होता है, जब हाइड्रोजन आयंस का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में से, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। तो जो हाइड्रोजन आयंस है इनका जो लॉस होता है यूजुअली स्टमक से होता है। इसके अलावा इसके क्या रीजंस हैं, इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अब्सॉर्बेबल बेस सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अकर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट और एक्सेसिव इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एल्कली, जैसे कि IV सोडियम बाइकार्ब इंजेक्शन। डायरेटिक्स में ऑल्सो कॉज मेटाबॉलिक, डायरेटिक्स की वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अगर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि हमारे यूरिन के थ्रू रिलीज होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस समझे तो जब हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, इसमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो डिक्रीज होता है,
जो कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसका भी डिक्रीज कंसंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में, जो कि फर्दर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को हमारी बॉडी में डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं चैप्टर 1 और नेक्स्ट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैप्पी लर्निंग।